डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज एक नया विषय जो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। नागरिकता या सिटीजनशिप पूरी तरीके से एक आधुनिक विचार है, एक मॉडर्न व्यू है। और हम इसे आधुनिक विचार या मॉडर्न व्यू क्यों कह रहे हैं? व्यवहारिक रूप से जब से ये दुनिया बनी है, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सेटअप बना है, तब से घोषित रूप से, डिक्लेयर्ड तरीके से नहीं लेकिन अनडिक्लेयर्ड तरीके से नागरिकता का कंसेप्ट रहा है। चाहे कोई भी राजा हो, कोई भी देश हो, उसके लिए प्रजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब आधुनिक युग का शुरुआत हुआ और इंपीरियलिज्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने हाई पीक पे था, तो इसका रिजल्ट जो हम लोग के सामने आया वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार एक ऐसी घटना थी जिस घटना ने विश्व के देशों को अपने सीमा का वैज्ञानिक निर्धारण करने के लिए मजबूर कर दिया। सीमाएं पहले भी होती थी, लेकिन पहले के सीमा का अर्थ होता था कोई पर्वत है उसको मान लिया गया, कोई नदी है उसको मान लिया गया, कोई प्राकृतिक तटबंध है उसको मान लिया गया। लेकिन अब बाज़ाब्ते तौर पे उस देश के भूमि को नाप करके उसके सीमा का सीमांकन किया गया और उस सीमा की फेंसिंग की गई, निर्धारण किया गया कि ये हमारे देश की सीमा। ये ज़्यादातर जो हुआ वो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ। हिंडनबर्ग रेखा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिंडनबर्ग लाइन। सिगफ्राइड लाइन का नाम आपने सुना होगा, 47th लाइन का नाम सुना होगा, 39th लाइन का नाम सुना होगा। भारत में रेड क्लिफ लाइन का भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसका नाम सुने होंगे। ये सब लाइनें खींची गई एक देश और दूसरे देश के बीच, और जो नाम है वो किसी व्यक्ति ने खींचा, उनके नाम पर ये लाइन रखी गई। तो उसके बाद कुछ चीजें गवर्नेंस के अंदर, राज व्यवस्था के अंदर उभर करके सामने आई कि अब बाज़ाब्ते तौर पे डॉक्यूमेंट्स दिया जाने लगा, प्रपत्र दिया जाने लगा इस बात का कि यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। राज्य के तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया अपने नागरिकों को कि आप हमारे देश के नागरिक हैं, और उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस तय की गई। साथ ही साथ वीजा सिस्टम की शुरुआत हुई। पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे, तो जब जाते थे तो क्या होता था कि नगरों में प्रवेश करने पर चेकअप होती थी, वहाँ के शासक का आप कहाँ से आए हैं, और रजिस्टर मेंटेन होता था, बस यही फॉर्मेलिटीज। और ये व्यवस्था प्राचीन काल से चला रहा था। लेकिन अब बाज़ाब्ते तौर पे परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति पत्र लेना पड़ता है उस देश से जिस देश में आपको जाना है, और उसी अनुमति पत्र को हम लोग वीज़ा के नाम से जानते हैं, और वो एक निर्धारित समय के लिए होता है। उसके बाद आपको उस देश को छोड़ करके चले आना पड़ता है, और वहाँ रहने पर वहाँ के स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशंस को या प्रशासन को सूचित करना पड़ता है कि हम यहाँ आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें विश्व युद्ध के बाद की घटना है, इसलिए नागरिकता का निर्धारण भी विश्व युद्ध के बाद की घटना मानी जाती है। ऐसे अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आधुनिक युग में नागरिकता का जो आरंभ होता है, हम लोग अपनी तरफ से देखें, अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो जो नागरिकता का, सिटीजनशिप्स का आरंभ होता है वो एक पॉलिटी में एक घटना को हम लोगों ने पढ़ाया था। अब वो घटना है चार्टर ऑफ
1858 या इसको और सुंदर नाम देना चाहते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं कि डिक्लेरेशन क्वीन विक्टोरिया। इन 1858 महारानी विक्टोरिया की जो 1858 का जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा है, उस घोषणा में पहली बार हम लोगों को आधुनिक युग में भारतीय परिवेश में नागरिकता का दर्शन होता है, जिसमें महारानी विक्टोरिया ने पहली बार ये घोषित किया, डिक्लेयर किया कि भारत के जितने भी लोग हैं वो ब्रिटिश प्रजा है, ब्रिटिश नागरिक है। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि सिटीजनशिप की शुरुआत भारत में यहाँ से हुई और 1858 से लेकर के, इस समय से लेकर के आप अगर देखें तो 1947 तक, ठीक है, लीगली यानी कानूनी रूप से जो भारत के लोग थे, जो इंडियन थे, जो भारत के लोग थे, जो इंडियन थे, वो ब्रिटिश सिटीजन्स, ठीक है। और वो किस ग्राउंड पे कि वैधानिक रूप से, लीगली अब मुगल भारत के शासक नहीं रहे। मुगलों का शासन 1858 के एक्ट के द्वारा खत्म हो गया और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन होगा, ब्रिटिश किंग या क्वीन का शासन होगा। और उस क्वीन ने जब घोषणा कर दिया कि भारत के सभी नागरिक हमारे नागरिक हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि ये सरकारी घोषणा है और इंडिया के सारे लोग ब्रिटिश सिटीजनशिप से, यानी अब उस वक्त से लेकर के 1947 तक ये एक प्रकार का ग्रेट ब्रिटेन का एक स्टेट के रूप में व्यवहार किया जाने लगा। जैसे न्यू साउथ वेल्स, आयरलैंड, ये सब ग्रेट ब्रिटेन के स्टेट्स थे, उसी तरीके से भारत क्या हो गया, उसका एक स्टेट्स हो गया, क्योंकि महारानी ने घोषणा किया कि हम आपके साथ किसी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर अब कोई भी भेद नहीं करेंगे और आपका वही स्टेटस होगा जो हमारे देश में हमारे नागरिक का है। तो वैधानिक रूप से इससे बड़ा डिक्लेरेशन कौन हो सकता है। इसी कारण से महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा को, इस डिक्लेरेशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन सिटीजन्स कहा गया है, भारतीय नागरिकों का महान अधिकार। मैग्ना कार्टा शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है कि जब लोगों को कुछ अधिकार या किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार विशेष दिया जाए जो दूसरों को प्राप्त नहीं है, तो इसके लिए मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो एक तो ये क्लियर हो गया, जो जानना चाहिए। आमतौर पे इस तरह की बातें नहीं की जाती, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस तरह की बातें अगर नहीं की गई तो ये इस वर्ड का, इस शब्द का अधूरा व्याख्या होगा, अधूरा एक्सप्लेनेशन होगा। अब हम आते हैं अपने कंट्री के कंटेक्स्ट में कि हमारे यहाँ इन 1947 के बाद जब 26 नवंबर 1949 को implementations of constitutions हुआ, तो बहुत सारे लगभग 5 प्रोविजंस थे जो लागू किया गया था उसी दिन। उसमें से जो पहला प्रोविजंस था वो सिटीजनशिप था।
यानी बेसिकली पूरा संविधान जो लागू हो रहा है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है लेकिन उसके 5 प्रावधान, जिसमें से एक प्रावधान सिटीजनशिप यानी नागरिकता भी था, वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। ठीक है, अब आपको समझाना ये है कि किसी भी कंट्री में जो इनहैबिटेंट होते हैं यानी निवासी होते हैं, इनहैबिटेंट का मतलब निवासी, जो निवासी होते हैं, रहने वाले जो होते हैं, उनका 2 रूप होता है। वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहेंगे नागरिक, यानी सिटीजन, और दूसरे को कहेंगे विदेशी, यानी फॉरेनर। ठीक है, फॉरेनर को भी कहें तो 2 कैटेगरीज होंगे। एक ऐसे फॉरेनर जो मित्र देश के, और एक ऐसे फॉरेनर जो शत्रु देश के। ठीक है, हम ऐसा डिवीजन क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे कारण जो उत्तरदायी है कि इसी के आधार पे अधिकार प्रदान किया जा रहा है, राइट्स दिया जा रहा है। तो जहां तक नागरिकों का प्रश्न है तो कुछ विशेष अधिकार हैं। ये विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, विशेष राइट्स या स्पेशल राइट्स में जो राइट्स शामिल है उसमें फंडामेंटल राइट्स में ऐसा राइट्स है 5 जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें कौन कौन है साहब? तो पहला है आर्टिकल 15 में जो प्रोविजंस है, यानी धर्म, भाषा, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट among their citizens on the ground of religion, races and place of birth and caste। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विदेशियों के साथ इस ग्राउंड पे भेद किया जाएगा। कोई फॉरेनर होंगे तो उनको इस प्रकार के राइट्स नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो है आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में क्या प्रोविजंस है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल राइट्स बिफोर पब्लिक के सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज नहीं, पब्लिक सर्विसेज का मतलब सरकारी नौकरियों में किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये जो राइट्स है ये सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है। अगर कोई फॉरेनर यहाँ रह रहा है तो उसको ये राइट्स प्राप्त नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करे। ठीक है, उसके बाद है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या है साहब? तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई,
जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, भारतीय राज क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत के राज क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, और एक नया जो हुआ है कि सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। पहले 6 था, शुरू में 7 था, इसमें संपत्ति का अधिकार जो है ले लिया गया तो 6 हो गया। अब फिर जो है 97 अधिनियम के तहत सहकारिता जोड़ा गया तो फिर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपके पास हो गई। इसके अलावा अगला आर्टिकल जो है वो 29 और 30। ये क्या है कि भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको संरक्षण देने की बात की गई है, उनके उत्थान की बात की गई 29 में। और 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का परमिशन है। उसमें सारी व्यवस्थाएं सरकारी होंगी, वो सरकार की मानी जाएंगी, लेकिन जो उस संस्थान का, उस शिक्षण संस्थान का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे अल्पसंख्यक, तो उसकी सारी व्यवस्था करने का अधिकार उन्हें होगा, जो एक कमेटी के माध्यम से वो लोग करेंगे। तो ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिला हुआ है? सिटीजन्स को, विदेशियों को नहीं। फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त और भी कुछ राइट्स हैं जो फंडामेंटल नहीं है लेकिन लीगल है, या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल्स हैं। तो वो राइट्स भी जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, उनको प्राप्त नहीं है। जैसे आर्टिकल 329 क्या है इसमें साहब? बोलिए तो। आर्टिकल 329 में क्या है? राइट टू वोट है, मताधिकार का अधिकार। तो ये विदेशी नहीं। अब मताधिकार का अधिकार नहीं है तो प्राइम पोस्ट, हम एक ही वर्ड लिख दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं आपको। प्राइम पोस्ट का मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च पद, जैसे राष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग, इसी प्रकार से गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट्स, विधानमंडल के सदस्य और वहाँ एडवोकेट जनरल, ये सब जितने पद हैं वो सब टॉप पोस्ट कहलाते हैं इंडिया में। ये कोई भी विदेशी धारण नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो हमने जो बताया आपको कि इनहेबिटेंट किसी भी देश में सब जगह होते हैं, दूसरे देशों में दूसरा मामला है। हमारे देश में नागरिक और विदेशी, सिटीजन्स और फॉरेनर्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि सिटीजन्स को ये सारे राइट्स दिए जाते हैं, फॉरेनर्स को ये सारे राइट्स नहीं दिए जाते। इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो सभी के सभी विदेशियों को प्राप्त है। जैसे आप बात कीजिएगा तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, 22, ये सब जितने हैं सब उनको प्राप्त है। लेकिन ये 5 प्राप्त नहीं और टॉप पोस्ट उनको प्राप्त नहीं। लेकिन ये डिवीजन करने के पीछे जो काउज है वो क्या है कि जो मित्र देश के हैं और जो शत्रु देश के हैं उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इनको आर्टिकल 22 प्राप्त है। 22 में क्या है? दोष सिद्धि, सॉरी, आर्टिकल 22 में जो है वो सभी को अधिकार दिया जाता है कि जो कानूनी संरक्षण है
वो कानूनी संरक्षण उनको प्राप्त प्रदान किया जाएगा और उसके तहत पुलिस उनको अवैधानिक रूप से डिटेन यानी निरोध नहीं करेगी, यानी गैरकानूनी निरोध से संरक्षण मिला हुआ है। इलीगल आपको कोई डिटेन नहीं करेगा। इस धारा के मुताबिक पुलिस आपको पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय ये फैसला करती है कि ये व्यक्ति को निरोध में या डिटेंशन में रखा जा सकता है कि नहीं। तो ये राइट नागरिक को भी है और ये राइट विदेशी को भी है, लेकिन विदेशी में मित्र देश का जो है उसको है, जो शत्रु देश को है उसको आर्टिकल 22 का राइट प्राप्त नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नागरिक और गैर नागरिक फॉरेनर में इस प्रकार का डिफरेंस है। अब देखिए बात अपनी और आगे बढ़ाते हैं इसी सेक्शन में। ठीक है, तो अब देखिए जो नागरिकता है या सिटीजनशिप है वो क्या है, इस पर डिस्कस कर लिया जाए। व्हाट इज सिटीजनशिप? तो इसको बहुत ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। पहला कि इट इज ए पॉलिटिकल राइट। यह एक राजनीतिक अधिकार है, इस रूप में भी इसको देख सकते हैं। It is necessary for human development. मानवीय विकास के लिए अनिवार्य है। और हम कह सकते हैं कि इट इज ए मेंबरशिप ऑफ ए कंट्री। ये देश का सदस्यता है, देश का सदस्यता प्रमाण पत्र। क्या? नागरिकता। और अगर कह सकते हैं कि इट इज ए लीगल एक्सेप्टेंस ऑफ कंट्री। यह देश का वैधानिक स्वीकारोक्ति। इस तरीके से और भी बातें कही जा सकती हैं
नागरिकता के बारे में कि ये एक पॉलिटिकल राइट है। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि आप उस देश के जो राजनीतिक शक्ति है उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आप वोट नहीं डाल सकते हैं, कोई उस देश के पद को धारण नहीं कर सकते हैं, उस देश में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज ए पॉलिटिकल राइट्स। आपको मिला है तभी ये सभी चीजों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मनुष्य के लिए जरूरी है। और यहां पर एक डिफरेंस करना काफी जरूरी है, और वो ये कि नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि एक नेचुरल राइट्स भी होता है, प्राकृतिक अधिकार, जिसको आप नहीं छीन सकते हैं, जिसको कोई राज भी नहीं छीन सकता है। जैसे हमें स्वच्छंद रूप से यानी फ्रीलेस सांस लेने का अधिकार है, हाँ, सोने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, या हमें अनइंटरप्टेड अपने जीवन को वैधानिक रूप से गुजारने का अधिकार है, लीगली, गैर वैधानिक रूप से नहीं। तो ये सभी राइट्स तभी हो पाता है आज के इस मॉडर्न एरा में जब वो व्यक्ति सिटीजनशिप का अधिकारी होता है। अगर सिटीजनशिप का अधिकारी नहीं होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको जो नेचुरल राइट्स है, जो उसको नेचर की तरफ से मिला हुआ है, वो भी उसको प्राप्त नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत दूर की बात। अब कैसे, तो अभी मैंने बताया कि शत्रु देश का नागरिक है तो उसका नेचुरल राइट्स छीन लिया जाता है, मतलब उसको गोली भी मार दी जा सकती है, उसको बहुत सारी चीजों से प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो जब हम शत्रु देश के नागरिकता के परिवेश में अपनी नागरिकता का तुलना करते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, तब हमें किसी देश के नागरिक होने का इंपॉर्टेंस पता चलता है, अहमियत पता चलता है कि इसका क्या राइट्स है। वरना व्यक्ति पैदा जिस देश में लेता है स्वाभाविक रूप से उसका नागरिक हो जाता है, और उसको इस बात का एहसास नहीं होता। इसको इस बात का एहसास उसे होता है जिसे किसी देश की नागरिकता लेनी पड़ती है, तब उसे पता चलता है कि नागरिकता का क्या अर्थ होता है। लेकिन बाय बर्थ जो जन्मना किसी देश का नागरिक है उसे इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। और ऐसा क्यों? कि उसे नेचुरल राइट्स पहले से ही मिला हुआ है, क्योंकि उस देश में पैदा हुआ, और कोई शक्ति नहीं है कि उसको उस देश से हटा सकता। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेरेशन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1948 में, जो मानवाधिकार की घोषणा की गई है, उस घोषणा में ये बात भी शामिल है कि कोई व्यक्ति जहां जन्म लेता है वो बाय बर्थ नेचुरल जो है वहां का सिटीजनशिप माना जाएगा, कोई भी देश उससे इनकार नहीं कर सकता है। और हम समझते हैं कि लगभग विश्व के जो यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं 196, उन सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो सिटीजनशिप्स के बारे में ये बात है। अब सब इंट्रोडक्शन में भी चल रहा है आपको। अब आगे कोई बात अगर आपको करनी है तो कुछ इस तरह का कर सकते हैं कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें हम कि भारत में जो नागरिकता का प्रोविजंस है, यानी सिटीजनशिप इन इंडिया,
सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, तब हम उस पॉइंट पे आएंगे, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये कि is had not been defined, यानी परिभाषित नहीं किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है कि आखिर कौन लोग नागरिक होंगे, ठीक है, बल्कि जो बताया गया है कि ओनली circumstances has been explained, यानी परिस्थितियां जो है बताई गई हैं, बताई गई कि कौन नागरिक होगा, कौन, क्या परिस्थिति बताई गई है, हु विल बी सिटीजन, हु विल बी सिटीजन, ये सिर्फ व्याख्या किया गया है। और टू मेक law has been given to the Parliament of India। और तीसरी बात ये कि इस संबंध में और कोई नियम बनाने का जो है अधिकार भारत के संसद को दे दिया गया है। यानी तीन बातें आपको इसमें जाननी है। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया, कोई डिफिनेशंस नहीं दिया गया। दूसरी बात ये कि सिर्फ ये कहा गया है कि हु विल बी सिटीजन्स, कौन नागरिक होगा, किस समय, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, यानी परिस्थितियां बताई गई, सर्कमस्टांसेस बताई गई। और ये कह दिया गया है कि भविष्य के लिए सिटीजनशिप के बारे में कोई कानून अगर बनाना होगा तो वो कौन बनाएगा, भारत का पार्लियामेंट। और इस परिवेश में जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो थोड़ा आप नोट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है, यानी संवैधानिक प्रावधान जो है नागरिकता के संबंध में, जिसका वर्णन हम लोग करेंगे, वो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, यानी पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 में ये नागरिकता के संबंध में, यानी सिटीजनशिप के संबंध में प्रोविजंस किया गया है। और हम लोग अब इसी ग्राउंड पे अपने बाद वाले लेक्चर्स को या बहस को शुरू करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला सब नोट हो गया था। ये पहले से पढ़ा हुआ है आप लोग का, पहली बार पढ़ रहा है, तो कुछ तो जानते होंगे पहले से।
कुछ नहीं, आप लोग भी नहीं, कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में। तो क्या क्या जानते हैं बता दीजिए तो थोड़ी देर में। जैसे हमने 5 से 11 का बात की, तो इन अनुच्छेदों के बारे में कुछ जानते हो तो बता दीजिए। उसे पढ़ाने में समझ में आता है, मजा आता है, जितना भी याद हो घबराइए नहीं। हाँ ठीक है, वैसे ही कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ ठीक है, बात सही है। सिंगल सिटीजनशिप तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पढ़ाया है उसी में बताया है आपको। हाँ ये बात भी सही है। तो सिटीजनशिप 5 तरीके से लिया जा सकता है। हाँ तो वो किस के तहत 5 तरीके से सिटीजनशिप इंडिया में लिया जा सकता है, ये आपका कहना सही है, लेकिन किस आधार पे, बेस क्या है उसका? क्या भारतीय संविधान में ये बात लिख दी गई है? कौन बोल रही है सर? आप? ठीक, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो आर्टिकल्स बता दीजिए। वो एक आर्टिकल के अंदर है कि 5 तरीके से हम नागरिकता ले सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है साहब? गुड। ऐसी बात नहीं है, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये वैधानिक प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये लीगल प्रोविजंस है। क्यों? कि इसके लिए देखिए, संवैधानिक प्रोविजन वो होता है कि जो संविधान में लिखा हुआ हो, और लीगल प्रोविजंस वो होता है कि जिसके लिए कानून बनाया गया हो। तो आप जो बात कह रहे हैं वो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार था, यह है कि नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाए। तो उसने नागरिकता अधिकार अधिनियम, सिटीजनशिप राइट्स एक्ट 1955 बनाया, और वही समय समय पे 86 में, 93 में, 203 में, 205 में, और लास्ट में 219 में जो है अमेंड होता रहा। तो ये एक तरीके से जो है वो स्टैच्यूअरी यानी वैधानिक प्रावधान, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है ही नहीं, तो संविधान के अनुच्छेद में कहां से वर्णन होगा इसका? तो इस तरीके से ये बात साबित होती है कि ऊपरी ऊपरी नॉलेज रखना और समझना ये उचित नहीं है। आपको तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, और आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आप इस तरह का कंफ्यूजन आपके पास ना रहे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्लास तो करें ही, उसका होमवर्क करें, उसका पूरा पेपरिंग, माने उसको क्या बोलते हैं, वो खाता बहीकरण आपका घर में चलता रहे, एक कॉपी इससे संबंधित में लिखा है, और उसका फिर रिवीजन वर्क भी चलता रहे, उसका टेस्ट भी होता रहे ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली, तब जो है चीज़ें आपको याद रहेंगी, ऐसे याद नहीं रहेगी, वरना कंफ्यूजन जो है बना रहेगा। तो मिटाओ इसको। है? 2 देश का, शत्रु देश का? देखिए अभी जो आपको हम बताए हैं ना, तो उसमें पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है? अभी बोला ना कि 2 तरीके का प्रोविजंस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक लीगल, ठीक है? तो आपका ये सवाल कि संविधान में लिखा हुआ है, तो ये हम बोलेंगे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना है उसमें लिखा हुआ है। तो ये लीगल प्रोविजन है। जो शत्रु देश वाला बात कहे कि उसको ये 5 अधिकार नहीं मिलेंगे, ये कहां लिखा हुआ है? लीगल प्रोविजंस में। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, लीगल प्रोविजन है। तो इस तरह का बात समझिए। और वो लीगल बना किस लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ही ये राइट्स पार्लियामेंट को दे दिया गया है कि कोई लॉ अगर बनाना है इससे संबंधित, किससे? सिटीजनशिप से, तो वो पार्लियामेंट एबल है उससे संबंधित कानून बनाने के लिए। अब बात समझ में आई?
आपका क्वेश्चन तो हम सुना समझा। हाँ, तो उसी का तो जवाब दे रहे हैं भाई। ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार से जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो इतना दिन से चिल्ला चिल्ला के आपको तो यही समझा रहे हैं हम कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, ये लीगल प्रोविजंस है। तो आप लीगल प्रोविजंस को भी अगर डिसोबे करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। सब बातें संविधान में नहीं लिखी हुई है। संविधान में अनटचेबिलिटी को एक बैंड किया गया है कि नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बैंड कर देने से, संविधान में लिख देने से थोड़ी होगा, बल्कि उसके लिए क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली कानून बनाना पड़ेगा। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना 1955 में, तब जो है वो पनिशेबल हो गया, क्योंकि उसमें प्रोविजंस था कि अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको क्या क्या दंड मिल सकता है। अब बात समझ में आई आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलग होते हैं और लीगल प्रोविजंस अलग होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं कि उसमें उसका काम करने का ढंग भी बता दिया गया है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि इससे रिलेटेड कोई और कानून की जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट एबल, फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारी क्लियरिटी है, लेकिन सारे क्लियरिटी होने के बावजूद भी 35 में कह दिया गया है कि अगर और कुछ जरूरत होगा फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए तो पार्लियामेंट एबल है कानून बनाने के लिए। अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई तो ऐसे देख क्यों रहे? तो अब आते हैं हम लोग के आर्टिकल 5 क्या कहता है। अभी हमने कहा कि 5 to 11 में है, तो 5 में है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। सिटीजनशिप commencement of the constitutions। यानी जब संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। तो कह ये रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन लोग नागरिक थे। ठीक है, ये बड़ा स्पष्ट था। और कहा जाएगा कि एक बात और हम बताते चले यहां पर कि पूरे संविधान में सिर्फ ये भाग ऐसा है जिस पर कंटिन्यूअस 2 वर्षों तक बहस हुई, नागरिकता पर। और नागरिकता पर बहस होने के पीछे कारण क्या था? सिर्फ एक कारण था, और वो था देश का विभाजन। देश का जो विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत में, तो उसने बहुत तरीके से उथल पुथल ला दिया। एक तो कहा जाता है कि 2 भागों में भारत बट गया, लेकिन आप सूक्ष्मता से देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एंगल से देखेंगे तो पता चलेगा कि 3 भाग में भारत बटा था। गलत हम बोल रहे हैं? कैसे हम बोल रहे हैं कि भारत 3 भाग में बटा था? देख कस के बोला कीजिए। हम एक सेंटेंस दे रहे हैं कि भारत 1947 में 3 भाग में बटा था। अगर आप समझते हैं तो इसको एक्सप्लेन कीजिए।
अब आप सही समझे, 3 भाग बड़ा ना, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ एक भाग हो गया, और वेस्ट पाकिस्तान दूसरा भाग हो गया, अब बाकी रेस्ट इंडिया बचा। तो इंडियन टेरिटोरी एक्चुअली में ज्योग्राफिकली 3 पार्ट में न बट गया, देश 2 बने, लेकिन ज्योग्राफिकली तो भारत का 3 खंड हो गया। बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, इस ढंग से कोई पढ़ाया है क्या? या किसी किताब में बातें लिखी हुई हैं ऐसी? है तो चैलेंज है, दिखला दीजिए हमको। और ऐसा क्यों पढ़ने की आवश्यकता है? क्योंकि अब प्रश्न, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अंधानुकरण से, आंख मूंद कर करके पढ़ने से आप आईएएस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। और यहां पर हमारी मजबूरी है कि हम इस ढंग से एलोबरेट करें, क्योंकि हम सिटीजनशिप पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जितने भी संवैधानिक भाग थे, पार्ट था, उसमें इतना लंबा समय नहीं लगा। यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स जो इतना इंपॉर्टेंट था, 38 दिन में पास हो गया, 38 डेज। लेकिन इस सिटीजनशिप पर 2 वर्षों का समय लगा। पूरे संविधान बनने में कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्या बात बोल रही हैं? और इस 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 2 वर्ष माने सिर्फ इसी पर नहीं लगा, माने इस पर 2 वर्षों तक विचार हुआ। अगर हम ये कह दें कि इसी पर 2 वर्ष लगे, इसका मतलब पूरा संविधान सभा 2 वर्षों तक सिटीजनशिप में ही उलझा रहा, ये गलत होगा कहना। बल्कि और भी काम होते रहे, लेकिन सिटीजनशिप के फाइनल शेप देने में 2 वर्षों का समय लगा। ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो क्यों लगा, उसके लिए हमने कॉज बताया। ठीक है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सब बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए आप 2 घंटा बैठना है, अब हम कर्टसी करें कि ये कीजिए वो कीजिए तो बेकार है। हाँ, इतना आपसे अपेक्षा करेंगे कि कंसंट्रेशन अपना बनाए रखिए पढ़ाई के प्रति, बाकी और चीज से हमें मतलब नहीं है। तो क्यों लगे? सिर्फ एक कारण, डिवीजन हुआ। और डिवीजन जो हुआ वो 3 खंड हो गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक भारत। और इसमें लोगों का आना जाना जो है वो कंटिन्यूअसली लगातार जारी रहा। कोई इसके लिए नियम कानून नहीं बने। दिक्कत इस बात की थी, अगर होता एक नियम था कि ठीक है भाई ये बढ़ गया, जिसको जाना है उसके लिए ऑफिस खुला हुआ है, वो कितनी संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं लिखा दे, उतनी संपत्ति भारत में मिल जाएगी। और भारत में जो जा रहा है वो उसका ऑफिस खुला हुआ है, लिखवा दीजिए, और आपका जितना संपत्ति है हवाले कर दीजिए, आपको पाकिस्तान में संपत्ति मिल जाएगी। नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं तो वहां नौकरी मिल जाएगी। इस ढंग से हुआ था क्या डिवीजन? डिवीजन दंगों के आधार पर हुआ था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। कोई छोटे मोटे लोग नहीं मारे गए थे। ट्रेनें से ट्रेनें भरकर लाशें भेजी और लाई जा रही थी। और बांग्लादेश में तो अलग समस्या था। जो पूर्वी पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं कि वहां भाषा की लड़ाई थी। जो मुसलमान थे भी और भारत से पूर्वी पाकिस्तान में गए, वो गए तो भाषा के आधार पर मुसलमानों ने ही उनको भगा दिया। तो इस ढंग से आवाजाही, आना जाना लगातार बना रहा बहुत वर्षों तक। तो ऐसे आधार पे आप कोई फ्लेक्सिबल प्रोविजंस करेंगे तभी जो है सिटीजनशिप के बारे में एक वाइडली एक्सेप्टेंस बन पाएगा, या ऐसा परिवेश बनेगा जिसमें भविष्य में कोई झगड़ा ना हो। तो डिफाइन इसलिए नहीं किया गया कि दंगा हो रहा था, डिफाइन इसलिए नहीं किया गया कि देश का विभाजन हुआ था। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हो सकता था कि एक लाइन में डिफाइन कर दिया जाता इंडियन सिटीजनशिप को, और इतना झमेला ही नहीं होता। और वो विभाजन इतना था
कि असम में आज भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि वहां एनआरसी लाना पड़ा और उसके लिए बोडो आंदोलन चला, कितने लोगों की जाने गई। तो जो डिवीजन उस समय हुआ उसके असर आज तक भारत पर है। तो सोचिए कि संविधानवेत्ता 2 वर्षों तक इस पर विचार करते रहे तो क्या गलत करते रहे, और तब जाके एक फ्लेक्सिबल सिटीजनशिप एक्सेप्टेंस का सरकमस्टांसेस डेवलप कर पाए, कोई लॉ नहीं बना पाए। बात समझिए, एक परिवेश का निर्माण किया जिसमें भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता मिल जाए, किसी प्रकार का नागरिकता देने में विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशंस न हो। क्लियर? उसमें पहला प्रोविजन था कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उस समय कौन लोग नागरिक थे? ठीक है, सिंपल सी बात। तो 3 तरह के प्रोविजंस थे और इसको गौर से देखिए कि इसमें सबको समाहित किया गया कि नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। पहला प्रोविजंस तो ये था इसमें कि जिनका जन्म भारत में हुआ, भारत में हुआ। हम सब का एक्सप्लेनेशन करेंगे, घबराइएगा नहीं, सब में बहुत गहरा गहरा मीनिंग। दूसरा, जिनके माता पिता दादा दादी, हम शब्द को आसान कर दे रहे हैं, मतलब क्या, इस कॉन्स्टिट्यूशन में पितामह पितामही लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ होता है दादा दादी, नाना नानी, भारत में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो। ठीक है। और तीसरा कि जो पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो। अब आप देखिए, तीनों प्रोविजंस जो है उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइड सिटीजनशिप प्रोविजन। यानी विस्तृत नागरिकता प्रावधान इसको कह सकते हैं। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। बस 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। हम बताएं, इससे अच्छा है कि आप बताइए, तब हम बताएं। पहला क्या है कि जिनका जन्म भारत में हुआ, इसके क्या मीनिंग्स है? ठीक है, ये तो इसका सामान्यीकरण व्याख्या है, सिंपली एक्सप्लेनेशंस माना जाएगा। इसका वाइड एक्सप्लेनेशन कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, सुनिए ना पूरी बात, ठीक है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके माता पिता विदेशी हों और माता पिता चले गए हों अपने देश में और बच्चा यहीं छूट गया हो। देश जब बंट रहा था या देश जब आजाद हो रहा था तो क्या था, बहुत सारे अंग्रेज चले गए ग्रेट ब्रिटेन, बहुत सारे यूरोप के लोग भी तो चले गए अपने अपने देश। लेकिन उस परिवार में से कुछ लोग ऐसा था
कि जिसने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, हमको भारत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर ये प्रोविजंस नहीं किया जाता तो वो उसको यहाँ का सिटीजनशिप मिलता? नहीं मिलता। अब एक एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। हमारे घर में एक टेनेंट थे SWB सिंह, तो अब तो रेलवे में सर्विस करते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। मैंने हम जो देखा तो रिटायरमेंट के बाद देखा उनको। तो वो कौन थे पता है? वो टेकारी नरेश के क्रिश्चियन बीवी के बेटे थे। टेकारी नरेश ने 3 शादियां की थी, एक हिंदू से, एक मुसलमान से, क्रिश्चियन से। तो हिंदू और मुसलमान के जो लोग औलाद हैं वो तो यहाँ हैं, अभी जीवित हैं। लेकिन क्रिश्चियन से उन्होंने जो शादी किया था गोपाल शरण ने, तो शादी वो लड़की यहाँ कर ली और उसी समय देश आजाद हो रहा था। बस उसमें अब ये पैदा भी हो गए थे, तो इसको लालच हो गया कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन। अभी बच्चा को लेके जाएंगे तो हम तो कुंवारी वहां नहीं कहलाएंगे। तो उसकी ममता समाप्त हो गई और उसने क्रिश्चियन दाई को ही SWB सिंह को दे दिया और अपने के लिए चली गई। अब दाई ने उसको पाला पोसा, फिर मिशनरी में वो चले गए, मिशनरी से पढ़े लिखे और रेलवे की नौकरी उस समय आराम से मिलती थी, मिल गई और वो हो गए। तो अब यहां पर उसके मदर तो चली गई, फादर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम ही इसके फादर हैं, तब वो बच्चा क्या कहलाएगा? अगर ये प्रोविजंस नहीं रहता तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाता वो, या भारत की नागरिकता उसको मिलती। तो इस तरह से विषम स्थिति में भी कोई है तो सोचिए कि हमारे भारत के संविधानवेत्ता कितने दूरदर्शी थे कि किसी को तकलीफ नहीं हो, जो भी हो ये अनुच्छेद 5 में समाहित हो जाए। तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन नहीं कि इसका बर्थ हुआ वो यहाँ का, मतलब याब सेंस की जो पहले से रहते हुए चला रहा है वो तो सेंस सही है, लेकिन एक टिपिकल सेंस ये भी है इस शब्द का, ये इस वाक्य का, ये एक सेंटेंस का। और दूसरा कि जिसके माता पिता दादा दादी में कोई भारत का जन्मा हो या भारत का नागरिक रहा हो, इसका क्या अर्थ है? कि भाई मेरे, उस समय देश जब बंट रहा था, आजाद हो रहा था, तो उसके पहले ही से भारत के नागरिक रहने वाले लोग बहुत सारे नौकरी की खोज में विदेशों में थे, बाहर थे, जैसे अभी बहुत सारे हैं। तो उनको पता थोड़ी था कि देश आजाद हो रहा है और सिटीजनशिप का समस्या खड़ा होगा। तो ये उनके लिए प्रोविजंस था कि वो भी भारत के नागरिक होंगे। यानी कौन? अभी तो वो अमेरिका में रह रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी, सऊदीया में रह रहे हैं देश आजादी के समय, लेकिन वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्यों? उनके माता पिता सिटीजन ऑफ इंडिया थे, या वो भी ले आउट नहीं है, वो दूसरे देश के हो गए, तो दादा दादी नाना नानी भी कोई हो, अगर इंडियन सिटीजन थे, मर गए और उसकी इच्छा है कि हम भारत के नागरिक ही रहेंगे, तो भी रह सकता है। तो कितना वाइड रेंज नहीं था ये। और सबसे बड़ी बात कि जो पिछले 5 वर्ष से यहां रह रहा है, पहले नहीं था, नौकरी के लिए आया था, काम के लिए आया था, देश बड़ा अच्छा लग गया। इसमें पूरा पूरा तो विदेशी झलक रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लोग आए, अमेरिका से लोग आए, यूरोप से लोग आए, और ये देश बहुत अच्छा लगने लगा, उनका विचार हुआ कि नहीं हम यहीं रहेंगे। फिर पुर्तगाल और फ्रांस के कब्जे में बहुत सारा एरिया था जो अभी भारत का अंग नहीं बना था। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारे लोग पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, वो सब उसमें समाहित हो गए। तो हमने जो लिखा कि वाइड सिटीजनशिप प्रोविजंस है आर्टिकल 5 में, यानी जिस समय देश आजाद हुआ वो कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा जो भारत का रहना चाहता है, भारत में रहना चाहता है। तो ये एक सिंपल सी बात हुई। अब लिखेंगे कि आगे बढ़े? अब देखिए आर्टिकल 6,
क्या है इसमें? माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से परवर्जन, परवर्जन यानी माइग्रेशन होता है, परवर्जन करने वाले लोगों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है। अब देखिए, अभी अभी हमने कहा था कि सबसे बड़ा झमेला क्या था? डिवीजन, दंगा। तो हिंदू मुसलमान के जो दंगे हुए, इसमें खास तौर से आप गौर से देखिएगा, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसमें जो झगड़े हुए वो सिखों और मुसलमानों के बीच हुआ, क्योंकि असल झगड़ा पंजाब का डिवीजन का था। आपको पता होना चाहिए कि जो अभी भारत का पंजाब है वही पंजाब नहीं है। पंजाब का ज्यादा भाग पाकिस्तान में चला गया। इसलिए आप गौर से देखिएगा, अभी यहां जाइए आप भारतीय पंजाब में, तो आपको बड़ी बड़ी मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन आबादी क्या भाई? तो आबादी न्यून है ही नहीं। पूरे पंजाब के असेंबली सेगमेंट में मात्र एक सेगमेंट ऐसा है जहां मुसलमान अपने बल पर जीत सकते हैं, बाकी कहीं भी नहीं जीत सकते हैं। क्यों? हालांकि आबादी नहीं थी, क्या थी, लेकिन इतना बड़ा दंगा हुआ कि भारतीय पंजाब में जितने मुसलमान थे वो सब घर बार छोड़ करके भागना शुरू किए। जो नहीं भागे वो मारे गए। और पाकिस्तानी पंजाब में जो जितने सिख थे सब कैपिटलिस्ट थे, वो सब भागने लगे भारत में, और जो नहीं भागे वो मारे गए। फिर सिंधी लोग, सिंध के जो रहने वाले थे वो हिंदू थे, तो बहुत सारे सिंधी लोग भाग करके आए। दिल्ली में उसकी बहुत बड़ी संख्या है, आए तो दिल्ली में बसे। तो इस तरीके से भारत से जाना और आना वो लगा रहा, बहुत दिनों तक लगा रहा। तो इसीलिए जो लोग परवर्जन किए पाकिस्तान से भारत, या ऐसे भी कुछ लोग थे जो पाकिस्तान गए और फिर वापस चले आए, तो इसके लिए दो प्रोविजन किए गए। एक प्रोविजन तो अभी कि डायरेक्ट पाकिस्तान से चले आए, तो पाकिस्तान से आए तो उनके सरकमस्टांसेस दो थे, वो आपको यहां समझना होगा। उसके लिए तिथि दी गई, बिफोर 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए, एक तो ये कैटेगरीज हुई, कहां से? पाकिस्तान से। प्रैक्टिकली बता दूं कि ये जो प्रोविजन है वो पश्चिमी पाकिस्तान के लिए, यानी आज का जो पाकिस्तान है वो। और दूसरा कि आफ्टर 19 जुलाई 1948, ये दो सरकमस्टांसेस। अगर ऐसे नहीं पढ़िएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी ही नहीं। तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन्स हो जाएंगे। कैसे? कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र, डिक्लेरेशन
सर्टिफिकेट लेकर के आए थे, ठीक है। यानी 19 जुलाई 1948 से वहां ऑफिस खुली हुई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, वहां सर्टिफिकेट मिल रहा था कि हम यहां से छोड़ के जा रहे हैं, हम इंडिया में जाएंगे। तो वो वैसा प्रमाण पत्र लेकर के आके रह रहे हैं, तो वो क्या 100 में वो भारत के नागरिक हो जाएंगे इस प्रोविजंस के तहत, आर्टिकल 6 के तहत। बात समझ में आई? और आर्टिकल 6 के तहत दूसरा प्रोविजंस है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए, 19 जुलाई 1948 के बाद आए, तब क्या होगा कि दो चीजें पूरी होंगी। 6th मंथ रिजाइड, मतलब आवासन, यानी 6 महीना रहना पड़ेगा। और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ they should get registration। और 6 महीने के बाद क्या करना होगा उसको कि भारत सरकार का जो अधिकारी है वहां पंजीकरण करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण। ये तो लिखने में आप समझ में आ गया, सिंपल। हम आपसे ये भी आपको समझ में आ गया, पहला सरकमस्टांस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसा प्रोविजंस क्यों रखा गया था, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। ये शर्त क्यों लगाई गई थी कि कोई भी 19 जुलाई के बाद आएगा तो पहले उसको 6 महीना रहना पड़ेगा, और जब रह लेगा तब उसको आवेदन करना पड़ेगा कि हम भारत का नागरिक रहना चाहते हैं, हमको रजिस्टर्ड कर लिया जाए। ऐसा प्रोविजंस क्यों किया गया था, बोलिए? ऐसा क्यों किया गया था साहब? कुछ तो अपना माथा अप्लाई किया कीजिए, कुछ तो अपना दिमाग लगाइए। हाँ, बिल्कुल आप सही पकड़े कि ये हो रहा था कि एक्चुअली में अपने मातृभूमि से खून का रिश्ता होता है, कह लीजिए। आप कुछ भी हो, आपका बचपना जिन गलियों में गुजरा है वो आपको खींचता है, आकर्षित करता है। आपने देखते नहीं है कि नौकरी कब बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास कहां कहां कर रहा है, रिटायर कर गया, और रिटायर करने का फिर गांव में अपना जहां पैदा हुआ था वहां आकर के बहुत सारे लोग उस गांव में उसको पहचान भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आके खटिया पर पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति चाहे अगर तो जहां नौकरी कर रहा था वो वहां बड़े अट्टालिकाओं में शौको सुकून के साथ रह सकता है, सुविधाओं के साथ रह सकता है, लेकिन सबको त्याग कर अपने गांव में चला आता है अपना बाकी जीवन गुजारने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि उसको अपनी मिट्टी खींचती है। आप कितना भी अपने बर्थ प्लेस से हट करके रहे, पूरा चीज वहां खत्म हो गया हो, लेकिन जीवन के किसी क्षण में आपको याद आएगा और आप जा करके उसको देखेंगे, भले वहां का लोग पहचानता हो या ना पहचानता हो, आप घूम घाम के चले आएंगे। एक खिंचाव सा होता है। तो वही हो रहा था यहाँ कि अरे भाई, कुछ दिन पहले की बात थी, हम इतने बड़े बिल्डिंग के मालिक थे, इतना बड़ा मेरा व्यवसाय चल रहा था, दंगा की वजह से चले आए, चलो फिर चलते हैं वहीं रहेंगे। अब शांति हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। फिर लौट के गया, फिर वहां दंगा शुरू हो गया, फिर भागा। तो इस ढंग से बहुत सारे लोग आने जाने में मारे गए। अरे एक स्टेट पंजाब एक ही था, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी था। हम लोग बिहार के कंटेक्स्ट में दूरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो लाहौर या अमृतसर है इसके बीच बहुत दूरी थोड़ी थी। अभी लाहौर पाकिस्तान में, अमृतसर भारत में। तो ये तो आप मोटरसाइकिल से और अपनी कार से जा सकते हैं, आ सकते हैं अभी। तो
तो इस ढंग से आना जाना लगा हुआ था। और ऐसे में ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर एक व्यक्ति ये पाकिस्तान का नागरिक है, ये भारत सरकार के तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, ना पाकिस्तानी सरकार भगा रही थी और ना भारतीय सरकार किसी को भगा रही थी। ये पब्लिक के बीच दंगा था और पब्लिक के दंगे की वजह से पाकिस्तानी भाग से सिख भाग के आ रहे थे और भारतीय पंजाबी भाग से मुसलमान भाग करके पाकिस्तान जा रहे थे। और दोनों में ये मामला था कि दोनों को अपनी भूमि खींच रही थी। इसलिए अभी आए, शाम में भाग गए, 4-5 दिन रहा, फिर भाग गए, फिर वहां से चले आए। तो इसलिए जरूरी था कि पहले तय कर लो कि तुम कहां रहोगे। तो 6 महीना रह के दिखाओ। और बड़े बड़े कैंप लगे हुए थे, आप कैंप ही में रहिए। तो कैंप में 6 महीना रह गए, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, सरकार कोई घर अलॉट कर देगी कि जाइए वो फलाना घर है वो आपका हो गया। तो इस ढंग से आर्टिकल 6 के तहत प्रोविजंस किए गए। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? मिटाऊं? अब आते हैं आर्टिकल 7। ठीक है, इसमें क्या है? माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी अब उल्टा हो गया। ठीक है, कि पाकिस्तान को जाने वाले लोगों को नागरिकता। अब ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है आपको कि पाकिस्तान में जो चला गया उसको भारतीय नागरिकता देने का क्या प्रश्न है ना? लेकिन प्रोविजंस देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। और ये बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान पर लागू होता है। ये पूर्वी पाकिस्तान पर इसलिए लागू होता है कि बहुत सारे ये बिहार के खास तौर से मुसलमान कि डिवीजन हो गया, ये भागेंगे तो पश्चिमी पाकिस्तान में तो नहीं जाएंगे। तो ये कहां भाग के गए थे? आज के बांग्लादेश, यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में। और वहां जब गए तो उनको भाषा का सामना करना पड़ा। उनको जो वहां मुसलमान मिला वो बोला कि तुम बंगाली भाषा नहीं जानते इसलिए यहां नहीं रह सकते। तो वहां मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन हो गया और मुसलमान के बीच ही दंगा हो गया। तो इसीलिए उन लोग को लौटना पड़ा। अब बात समझ में आई? तो वो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके थे। तो इसीलिए है माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को जाने वाले लोगों को नागरिकता का अधिकार। कैसे? कि इसमें 2 डेट आपको मिलेगा। एक 1 मार्च 1947। जो लोग 1 मार्च, जैसे हुआ था क्या ना कि फरवरी में हल्ला उड़ गया था कि अब देश बढ़ जाएगा, तो लोग जाना शुरू कर दिए थे उसी समय से। जो समझदार लोग अपने आप को समझ रहे थे कि अभी बाद में दंगा होगा, अभी शांति का माहौल है, चलो। तो 1 मार्च 1947 को जो पाकिस्तान चले गए, यहां पर आप मान के चलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पूर्वी पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। और वहां गए और फिर 19 जुलाई 1948 तक वो भारत आ गए। किसी भी कारण से, ये हम आपको समझा रहे हैं प्रैक्टिकली, संविधान में ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है। संविधान में सिर्फ प्रोविजन दे दिया गया, लेकिन वो प्रोविजन शामिल हुआ था उसी सर्कमस्टांसेस से। तो ऐसे लोग जो 19 जुलाई को आ गए वो भी भारतीय नागरिक होंगे।
वो भी क्या होंगे? भारतीय नागरिक होंगे। लेकिन कब नागरिक होंगे? गुड, कि जब 6 माह रहने के पश्चात वो क्या कराएंगे? अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशंस कराएंगे, तब वो भारत के नागरिक होंगे। तो इस तरीके से आप गौर से देखिए कि 6 और 7 नंबर का जो अनुच्छेद है वो कितना कॉम्प्लेक्स सरकमस्टांसेस का सामना कर रहा है। यानी देश नागरिकता के संबंध में कितना उधेड़ बुन में था, अनसर्टेनिटी की स्थिति में था, और उस अनसर्टेनिटी को कौन दूर कर रहा है? तो आर्टिकल 6 और 7। क्लियर? मिटाऊं? होगा ऐसे से। हाँ, बहुत ये डिवीजन जो था ना, ये 2 आदमियों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। दिक्कत की बात है कि गांव देहात में रहने लोग कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है? कोई विशेष कारण नहीं है, एक डेट मार्का के रूप में चुन लिया गया कि कुछ फैसला होना चाहिए। एक डेट अनाउंस कर दिया गया कि जिसको अपना क्लियरेंस करना है कर लीजिए, कि कहाँ रहिएगा, ये डेट है। बात समझ में आई? इसके पीछे कोई कॉज नहीं है। आगे बढ़े। अब देखिए आर्टिकल 8, ठीक है? सिटीजनशिप फॉर reside in foreign, यानी विदेशों में रह रहे, विदेशों में रह रहे भारतीयों को नागरिकता। देखिए, एक सरकमस्टांसेस, एक परिस्थिति क्या थी कि देश आजाद होगा ये कोई नहीं जान रहा था, या जान भी रहा था तो इतने सालों से हम विदेश में नौकरी कर रहे हैं, हम उसके लिए नौकरी छोड़ के तो आएंगे नहीं। अब देश आजाद हो गया तो ऐसी परिस्थिति में जो विदेश में रह रहे थे, भारत के नागरिक थे, उनके लिए 8 नंबर का अनुच्छेद प्रोविजंस कर रहा है। क्या कर रहा है? कि वो भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त है कि ऐसे लोगों को रिलेटेड कंट्री में जहां वो रह रहे हैं, रिलेटेड कंट्री में जो इंडियन कॉन्सुलेट है, इंडियन यानी भारतीय जो दूतावास है, इस भारतीय दूतावास में क्या कराना पड़ेगा? अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, और तब वो भारत के नागरिक होंगे। बात समझ में आ गई? अगर वो थे भारत के नागरिक, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ये माना जाएगा कि वो जहां रह रहे हैं वहीं की नागरिकता उन्होंने ले ली। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहां रह सकते हैं, लेकिन भारत ने ये उन्हें अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि वो अपने देश ही में रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये कष्ट कर ले
कि जहां वो रह रहे हैं वहां हर जगह दूतावास था, तो उस दूतावास में जाकर के खिड़की बनी हुई है, वहां अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए और भर दीजिए, वो सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। खत्म हो गई बात, बस यही आपके लिए इनफ है। ठीक है, देखिए जिस समय देश आजाद हुआ उसी समय प्रोविजंस हुआ, इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हो गया तो लागू हो गया, तो उसमें आप जहां रह रहे हैं उसमें 26 नवंबर 1949 को घोषणा हो गई। उस समय तो सभी सब संविधान लागू हुआ नहीं था, सिर्फ 5 जो प्रोविजंस थे जिसमें नागरिकता भी शामिल था वो लागू हुआ था। जो जिस उसमें समय होगा अनाउंसमेंट उस समय कार्यपालिका के द्वारा किया गया होगा कि 6 महीना साल भर के अंदर कर लीजिए। ये कहीं मेंशन नहीं मिलता, इसलिए हम अपने तरफ से आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक लिमिटेशंस होगा कि इतने दिनों के अंदर कर लीजिए। तो जो लोग कर लिए होंगे वो भारतीय नागरिक, जो नहीं किए होंगे वो माना जाएगा कि वो उस देश के नागरिक हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारतीय नागरिकता की समाप्ति, भारतीय नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, इसमें सीधा सीधी बात जो कही गई है वो ये कि यदि कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये तो संवैधानिक प्रोविजंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे में ये बात कही कि सिर्फ विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने से ही भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसके लिए परिस्थितियों का अध्ययन कार्यपालिका करेगा, यानी भारत सरकार करेगी, और भारत सरकार जब बजाबता उस नागरिक के खिलाफ एक डिक्लेरेशन करेगी कि अब ये भारतीय नागरिक नहीं है, तभी वो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? जब तक भारत सरकार डिक्लेरेशन नहीं करती है तब तक वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। सिर्फ 9 के इस प्रोविजन से नहीं, ये कौन कह रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता का अधिकार का बना रहना, नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इसका बहुत ही सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सिंपली वे में आप ये समझिए कि इसके बाद वाला जो अनुच्छेद है 11, उसके लिए उससे प्रोटेक्ट के लिए ये 10 बना है। और इसमें यह कहा गया है कि किसी बात के होते हुए भी भविष्य में कोई भी कानून बनाए जो इस प्रोविजंस के तहत भारत का नागरिक है, जिसका वर्णन अभी किया गया, यानी 5 से लेकर करके 9 तक, नहीं 8 तक, 9 कैसे बोलिएगा,
5 से लेकर के 8 तक, उसकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि जो 11 में प्रोविजंस दिया गया है संसद को नागरिकता का अधिकार, तो संसद जो बाद में बनाएगी नागरिकता के संबंध में कानून, उसमें कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं कर सकती है कि जिसको पहले से नागरिकता मिला हुआ है उसके नागरिकता का अधिकार समाप्त हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप पढ़ते होंगे अपने से तो यहां पर आकर रुक जाते होंगे कि इसके मीनिंग्स क्या है। तो इसकी मीनिंग्स कितना बड़ा है। नहीं सोचिए कि हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना दूरदर्शिता का परिचय दिया कि हो सकता है बात का नेता बहुत बदमाश हो और देश के कल्चर के मुताबिक नहीं ढला हुआ हो, तो शुरू से ही बदमाशी करना शुरू कर दे। तो उसको 10 के द्वारा कि जिसको हमने राइट दे दिया उसको आप बाद में कानून बना करके उसको नहीं छीन सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के वक्त जिसको सिटीजनशिप दिया गया वो काफी पकिया सिटीजनशिप था। अब देखिए कि आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद को, पार्लियामेंट को, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। ठीक है। तो इसके है कि भाई अभी का तो सरकमस्टांसेस हमें पता है इसलिए हमने बना दिया, लेकिन बाद में क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं। तो राइट्स दे दिया किसको, पार्लियामेंट को, कि भविष्य में जो भी जरूरत होगा सिटीजनशिप के संबंध में तो आप कानून बनाते रहिएगा। तो भारतीय संविधान ने इसका प्रावधान को लागू करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। और नागरिकता अधिनियम 1955 जो पारित किया तो समय समय पे उसमें संशोधन भी होता रहा। सबसे पहला संशोधन 86 में हुआ, फिर 93 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ और फिर 2019 में हुआ। अब ये जितने नागरिकता अधिनियम 1955 जो अभी लागू है उसको अगर गौर से आप पढ़िएगा, ये जरूरी है कि आप उसको डाउनलोड करके अपने घर में रखिए क्योंकि बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। तो उसमें सबसे पहला है बाय बर्थ, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता। ये अब क्लियर हो रहा है। तो चूंकि समय नहीं इसलिए बोर्ड पे हम नहीं लिखेंगे और ये बात आपके बुक्स में लिखी हुई है सब, तो हम सिर्फ समझा देते हैं। तो जन्म के आधार का मतलब, सॉरी, हाँ, बाय बर्थ, तो जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर करके 1986 के बीच में हुआ है, जुलाई 1986 के बीच में, वो बाय बर्थ भारत का नागरिक है। और जिसका जन्म 1986 से 1993 के बीच में हुआ है वो माता पिता में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो तो नागरिक होगा। और 2003 में जो प्रोविजंस किया गया है उसमें होगा कि नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा। और 5 में यह कह दिया गया कि माता पिता में से दोनों को भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तब उसका बच्चा जो है इंडियन सिटीजन होगा। और उसमें इतना हो सकता है कि अगर एक नागरिक है तो दूसरा अवैध घुसपैठिया नहीं हो, मतलब लीगली आया हो, बाद में उसको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। तो इस टाइप से बाय बर्थ आपको हो गया नागरिकता। और हेरेटरी के आधार पर, यानी वंशानुगत के आधार पर, अगर किसी का माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है एक भी,
तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 93 में माता के आधार पर भारतीय नागरिकता देने का प्रोविजन किया गया। उसके बाद एक नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण उसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें है कि कोई विदेशी है लेकिन भारतीय मूल का है, विदेशी है और भारतीय मूल का है, और वो चाहता है कि नहीं अपने देश का आप नागरिक बन जाए, तो रह सकता है, लेकिन उसकी शर्त है कि 7 साल उसको भारत में रहना होगा। अब एक हो गया कोई विदेशी है टोटली और वो चाहता है कि हम भारतीय नागरिक हो, तो रह सकता है, लेकिन उसको 11 साल तक रहना होगा, तब उसको रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब वो जो है रजिस्टर्ड होगा। अब इसके अलावा कोई भूभाग भारत जीत लेता है, जैसे गोवा को जीत लिया, दमन दीव को जीत लिया, दादर नागर हवेली को जीत लिया, या उधर पांडिचेरी, यमन, कराईकाल, माहे को जीत लिया फ्रांसीसियों से, तो एक डिक्लेरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन निकालेगी कि यहाँ के सारे नागरिक हमारे नागरिक हैं, तो उस डिक्लेरेशन से उनको सारी नागरिकता मिल जाएगी। और एक अंतिम प्रोविजन क्या है कि आप देखिएगा कि अनुच्छेद जो 1 का क्लॉज 3 है, सब क्लॉज 3 यानी ग, कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट है कि वह कोई क्षेत्र विजिट करके भी अपने देश में मिला सकता है। तो अगर ऐसा करता है इंडिया, तो जिसको मिलाएगा वहां के रहने वाले लोग जो होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रोविजंस जो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में था, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। हम समझते हैं कि पूरी बात आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम मौलिक अधिकार से जुड़े विषयों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।